जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल है तो वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम सब डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व कर रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वह लैंग्वेज के बेस पे होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस बच्चे की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता ज़्यादा होती है वह सीटेट में उतना ज़्यादा स्कोर ला पाता है। अगर हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है तो हम सबसे ज़्यादा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछ रहा है। सीटेट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन को ही लेके हो जाता है। बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, लैंग्वेज क्या है। इसलिए क्वेश्चन आप सिर्फ रटिए नहीं कि आप सिर्फ रट लें, आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसकी लैंग्वेज को भी समझने का प्रयास करिए। पूरे वीडियो में हम सब यही बताने का प्रयास किए हैं कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को किस प्रकार से समझ सकते हैं। इसलिए सॉल्व करते समय सॉल्व करिए, लेकिन उसके साथ साथ उसकी लैंग्वेज को भी समझते रहिए। आज जो हम सब पेपर सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 24 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन यह पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब CDP को कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। यह पेपर 2 के लिए है। पेपर 1 के लिए दोस्तों आपको इसी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए। इसमें आपको 50+ वीडियो पेपर 1 के लिए भी मिल जाएंगे। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों CDP के क्वेश्चन शुरू होते हैं। CDP में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास से, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी शिक्षण शास्त्र से। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, करें निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन है अंतरावैयक्तिक कौशल, सेकंड ऑप्शन है अवधान व स्मृति, थर्ड ऑप्शन है शारीरिक प्रणाली की प्रक्रिया, लास्ट ऑप्शन है प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। तो इसमें संवेगात्मक की बात करें, संवेगात्मक मतलब होता है दोस्तों जब हम दूसरे के संवेगों के बारे में हमको पता चल जाए, तो यही होता है दोस्तों संवेगात्मक विकास। इसके अंतर्गत जो आएगा दोस्तों अंतरावैयक्तिक कौशल होता है। इसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं। एक होता है दोस्तों इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। दोनों में डिफरेंट है, इसको आप जानते रहिए। इंटरपर्सनल को हम कहते हैं अंतरावैयक्तिक और इंट्रापर्सनल को हम कहते हैं अंतःवैयक्तिक। तो इसके जो उदाहरण होते हैं अंतरावैयक्तिक उदाहरण, जो राजनेता होते हैं दोस्तों, जब हम दूसरे लोगों के भावनाओं के विचारों को जान जाते हैं तो वही आपके अंतरावैयक्तिक कौशल के उदाहरण होते हैं। इसके अंतर्गत आपके आते हैं राजनेता हो गए, जो नेता लोग होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। और जो इंट्रापर्सनल होता है उसके अंतर्गत जो आध्यात्मिक गुरु लोग होते हैं वह लोग आते हैं। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कौन सा कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। तो कुछ कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है अनुवांशिकता, सेकंड है भौतिक वातावरण, थर्ड है दोस्तों सामाजिक संस्कृति कारक। जैसे कि दोस्तों आपको सबको पता होगा जो बालक के विकास में निर्धारण करता है, अनुवांशिक भी करता है, वातावरण भी करता है और सामाजिक भी करता है। समाज के जरिए तो बालक सीख पाता है ना कि कैसे हमको समाज में किस तरीके से बात करना है। इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं, आनुवंशिक भी, भौतिक वातावरण भी और सामाजिक संस्कृति कारक भी। अगर आपके ऑप्शन में ए ना रहे, सामाजिक संस्कृति ना रहे, लेकिन ये दोनों तो कंपलसरी रहेंगे ही रहेंगे। बालक के विकास पे सबसे ज़्यादा प्रभाव अनुवांशिक और वातावरण का पड़ता है। तो अगर सामाजिक संस्कृति कारक है तो यह भी सही होगा। इसलिए ऑप्शन इसमें तीनों दिए गए हैं सही वही है। इसमें लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसे अगला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट से संबंधित है, कथन ये है दोस्तों, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया। अब जो कारण दिया गया, कारण देखते हैं। तर्क दिया गया है सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है दोस्तों। तो क्या ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्या बालक जो स्कूल में गति के जरिए नहीं सीखता है? तो दोस्त यह सही है, गति के जरिए बालक सीखता है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सेकंड जो करें सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, नहीं दोस्तों, सीखना और विकास एक दूसरे के साथ में है। तो इसलिए यह भी आपका कथन गलत ही होगा। लेकिन हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है करें ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता ए का। थर्ड ऑप्शन है
ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ए और आर दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों के बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? फर्स्ट ऑप्शन है दोनों की कोई भूमिका नहीं है। सेकंड है दोस्तों परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों समकक्षों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका है। या फिर इसमें लास्ट ऑप्शन है दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता होगा जो बालक होता है माध्यमिक स्कूल में परिवार के समकक्षियों के बच्चों के विकास की क्या भूमिका है। तो दोस्तों परिवार और जो समकक्षी होते हैं जो उसके सहपाठी होते हैं दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार के द्वारा बालक जैसे पहली बार कहाँ पे सीखता है, परिवार पे ही सीखता है। परिवार से कौन पापा है कौन मम्मी है यह सब ज्ञान लेता है, और सहपाठियों के जरिए कोई डाउट रहता है तो वह क्लियर करता है। तो इसलिए दोनों ही दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जिसे प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था, तो परिवार प्राथमिक संस्था के अंतर्गत भी आता है, तो इसको भी आप जानते रहिए, इसलिए इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में? फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर लास्ट ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर इसकी अवस्था की बात करें तो दोस्तों जैसे जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों यह चरण लगभग 12 वर्ष की आयु से शुरू होता है। 11 कर सकते हैं, 11 से 15 दिया रहता है, या फिर 11 से प्लस दिया रहता है। आप 11 प्लस कह सकते हैं, या फिर 11 से 12 कहीं 11 से कहीं 14 रहता है, कहीं 15 रहता है। यह अवस्थाएं होती हैं। इस अवस्था में बालक तर्क करने लगता है, सूत्र बनाने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। यह सारी अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से खाली जगह होती है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, या फिर सेकंड ऑप्शन है मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, से कम होती है, सिर्फ बेहतर होती है। दोस्तों इसमें जो बात करें पियाजे के अनुसार आपको बताना है जो बच्चों की सोच होती है और जो बड़ों की सोच होती है वह किस प्रकार से भिन्न होती है। तो दोस्तों गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक से नहीं, वह गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इसमें जो गुणात्मक कहने का तात्पर्य दोस्तों जैसे बालक जब बड़ा होता जाता है वह अलग अलग तरीके से सोचता है। ऐसा नहीं कि केवल अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अगर हमको अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह सोचता तो यह मात्रात्मक रूप से हो जाता, लेकिन वह दोस्तों अलग अलग तरीके से सोचता है। बड़ा जो वयस्क होते हैं अलग तरीके से सोचते हैं, जो छोटा बच्चा होता है वह अलग तरीके से सोचता है। इसलिए गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं, ना कि मात्रात्मक रूप से। इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है कि गुणात्मक रूप से मात्रात्मक रूप से, तो यह गुणात्मक रूप से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये सब ऑप्शन तो सही ही नहीं होंगे, से कम होती है, बेहतर होती है, तो ये सब नहीं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि बड़ों की सोच बेहतर होती है, छोटा बच्चा तो नहीं बेहतर होता, तो फिर इसलिए ऐसे विकल्प की तरफ आपको नहीं जाना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कोहलर के नैतिक विकास की किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। दोस्तों ये कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के चरण पूछ रहे हैं। सबसे पहले आपको हम ये चरण बता देते हैं। जो कोहलर वर्ग ने सिद्धांत दिया था, इन्होंने 3 चरण बताए थे और तीनों चरण के दो दोस्तों उपचरण थे। तो कहने का तात्पर्य 6 उपचरण हो गए थे और 3 इनके चरण थे। तो पहला जो ऑप्शन है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सेकंड ऑप्शन है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, या फिर लास्ट ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं ले बायगोस्की ने खाली जगह सिद्धांत में
प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान का सह निर्माण प्रक्रिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवादी, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक संस्कृति, थर्ड ऑप्शन है सूचना के प्रसंस्करण, या फिर लास्ट ऑप्शन है मनोगतिक। तो दोस्तों लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वह सामाजिक संस्कृति से है। अगर सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है और लेव वाइगोस्की पूछा तो वही सही होगा। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और आप यह जान लीजिए कि इन्होंने यह प्रस्तावित किया कि सीखना जो है ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बालक जो है समाज और संस्कृति, किससे दोस्तों? समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है, तथा समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। तो यह दोस्तों यह किसका मानना था? यह लेव वाइगोस्की का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाएं। सेकंड ऑप्शन है बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देना चाहिए। देखो अब यहाँ पे इनाम की बात करें कि आप उन्हें इनाम देके पढ़ाएंगे तो ये दोस्तों गलत ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सज़ा देनी चाहिए। आप उन्हें सज़ा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कि आप उन्हें मार के सिखाएंगे, यह नहीं कर सकते। लास्ट है बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। यह सही ऑप्शन होगा दोस्तों। उन्हें आप सिर्फ मार्गदर्शन दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, पाठ दे सकते हैं, तो यह आप कर सकते हैं। बाकी और चीज़ें आप नहीं कर सकते। आप उन्हें मार के या फिर डांट के पढ़ाएं। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे कहने में बेहतर न हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पाठ है, सेकंड ऑप्शन है अनुकरण अधिगम है, थर्ड ऑप्शन है बहुबुद्धि है, या फिर लास्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक द्वंद्व है। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सेट को हल किया हर सेट में यह पार्ट मिला ही मिला है दोस्तों। इसमें जो बात करें क्रॉसवर्ड पहेली को सुलझाने में संकेत व इशारे करती है दोस्तों। क्या कर रही है? संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना दोस्तों। जैसे जैसे वो बालक सीखता जा रहा है वह अपनी मदद कम करते जा रही है। यह क्या कहलाएगा? ये पाठ कहलाता है दोस्तों। पाठ का मतलब ये होता है जैसे कोई बालक है कुछ चीज़ नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई चीज़ थोड़ा थोड़ा जान रहा है, थोड़ा थोड़ा बज रहा है, आप उसे थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, थोड़ा सा इशारा कर दीजिए, तो वह अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। यही पाठ कहलाता है दोस्तों। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे लेव वाइगोस्की ने कब दिया था, इसको आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट से संबंधित है। कथन ए है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए दोस्तों। अब इसमें आपको बताना है, यह हम नियंत्रण की बात कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो दोस्तों नियंत्रण जो शब्द है ये एक प्रकार से निगेटिव शब्द है। आप बालक को नियंत्रण करके नहीं, आप उसे बात के नहीं पढ़ा सकते। करें बालक तभी सीखेगा जब उसे आप नियंत्रण रखेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे, तभी बालक सीखेगा। नहीं दोस्तों, बालक तब ज़्यादा सीखता है जब वह स्वतंत्र होता है, खोजी बनता है, अन्वेषण के माध्यम से सीखता है। तो ये ऑप्शन दोनों ही गलत लग रहे हैं, लेकिन हम ऑप्शन देखते हैं पहले। तो ऑप्शन इसमें लास्ट ऑप्शन दिया भी है, ये और दोनों गलत हैं, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो फिर ऑप्शन इसमें डी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले खाली जगह कहने वाले व्यक्तियों में अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंध को गहराई से देख पाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे जो भरा जाएगा, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो अपने पूर्व ज्ञान में महारत हासिल है, संबंध बना लेते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर, वर्गीकरण कर लेते हैं, पैटर्निंग कर लेते हैं। तो आपको बताना है उनकी बुद्धि किस प्रकार से है। तर्क गणितीय बुद्धि क्या उनकी है, या फिर शारीरिक गति, संवेगात्मक
संवेदनात्मकता बुद्धि है, या फिर इसमें जो थर्ड है दोस्तों अंतरावैयक्तिक बुद्धि है, या फिर भाषाई बुद्धि है। तो इसमें दोस्तों पैटर्न की बात करें, वर्गीकरण की बात करें, तो यह दोस्तों तर्क गणितीय बुद्धि हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाकी शारीरिक गति यह तो होगा नहीं। अंतरावैयक्तिक जैसे कि अभी आपने हमने ऊपर ही बताया, जो दूसरे के संवेगों को जान जाए, दूसरे के भावनाओं को जान जाए, तो यह अंतरावैयक्तिक। भाषाई बुद्धि जिसकी भाषा कौशल अच्छी होती है, जैसे कवि लोग हो गए, इनकी सबकी भाषा अच्छी होती है, तो यह भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक गति दोस्तों, शारीरिक गति जो डांस करते हैं, तो ये सब उनकी बुद्धि में आ जाएगा। तो यह बचा एक ही, ये तर्क गणितीय बुद्धि इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो, किसका बढ़ावा देगी दोस्तों। जैसे कि इसको आप क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ गए होंगे कि इसमें किस चीज़ की बात कर रहे हैं। बच्चों को कह रहे हैं कि बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर करें, लड़कियों की तरह कमज़ोर मत करो। कहने का तात्पर्य है क्या जेंडर समानता की बात कर रहे हैं? तो नहीं दोस्तों, इसमें जेंडर समानता की बात नहीं हो रही है। सेकंड ऑप्शन है जेंडर रूढ़वादिता, यह ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन हम और ऑप्शन चेक करते हैं। जेंडर भूमिका में लचीलापन, क्या लचीलापन है? एक लोग को आप बढ़ावा दे रहे हैं, एक लोग को कमज़ोर दिखा रहे हैं, तो यह लचीलापन नहीं है। क्योंकि जेंडर समानता, तो जेंडर समानता तो होगा ही नहीं, जेंडर समता भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इसमें जेंडर रूढ़वादिता हो गया दोस्तों, जिसमें जिसे भी कहते हैं कि लड़कियों का मैथ कमज़ोर होता है। क्या ऐसा कहीं पे लिखा गया है कि इस तरीके से? ये नहीं दोस्तों, ये समाज में अवधारणा बनी चली आ रही है, वही सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं है। इसलिए दोस्तों यह जेंडर रूढ़वादिता को दर्शाता है। ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करें निम्न में से कौन सतत और समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं? फर्स्ट कथन है इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण। थर्ड है सेकंड कथन है यह शिक्षकों को अपने शिक्षा छात्र में मदद करने के अवसर देता है। इसमें सतत और समग्र मूल्यांकन की बात करें, सतत और समग्र मूल्यांकन जैसे कि आप सबको पता होगा कि यह बालक के लिए पॉजिटिव होता है। सतत मूल्यांकन व मूल्यांकन, आपको सतत मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सतत मूल्यांकन होता है एक व्यापक मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन का मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ बालक को पढ़ाएं, फिर उसको चेक कर लें बालक समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। और व्यापक मूल्यांकन होता है जैसे वार्षिक परीक्षा, हमने पूरे साल भर मेहनत करके पढ़ाया और वार्षिक परीक्षा हम लेने लगे, हम देख रहे हैं बालक हिंदी नहीं लिख पा रहा है, तो यह दोस्तों व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। और सतत मूल्यांकन हमने मान लीजिए एक हफ्ते पढ़ाए, एक हफ्ते के बाद हमने कोई टेस्ट ले लिए हैं, तो उसमें पता चल जाता है ना कि बालक लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, या फिर हमको उसके किस पहलू पर फोकस करना है। अगर वह हिंदी नहीं लिख पा रहा है तो हमको हिंदी में उसको सुधार ला देंगे, उसको लास्ट में जो वार्षिक एग्जाम होगा सही हो जाएगा। लेकिन हम अगर हम पूरा साल मेहनत करें, हम पता भी ना करें बालक लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फिर व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन यही है। कह रहे हैं इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण, क्या अलगाव करने की बात करें, नामीकरण करने की बात कर रहे हैं, तो यह ऑप्शन आपका गलत होगा। सेकंड कथन है, इसमें जो सेकंड कथन है कह रहे हैं यह शिक्षकों को अपने शिक्षा छात्र में मदद करने के अवसर देता है, तो यह सही है दोस्तों, यह जो है मदद करता है। सेकंड और थर्ड है यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है दोस्तों, यह मूल्यांकन को सीखने में हिस्सा मानता है, तो यह भी आपका सही है, यह भी आपका सही है। जो लास्ट है यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ावा देता है, तो यह ऑप्शन आपका गलत होगा दोस्तों। क्या इस मूल्यांकन के द्वारा चिंता हो जाती है, डर पैदा हो जाता है? तो नहीं। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है इसमें। सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही होंगे। फर्स्ट ऑप्शन पहला दूसरा, पहला तो होगा नहीं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से विकल्प आपके पास आ जाए, पहले आप वह विकल्प छाट दीजिए जो नहीं हो सकते। जैसे पहला ऑप्शन था वो 100% गलत ही होगा, तो पहला जिसमें है उसके काट दीजिए, पहला इसमें है पहला इसमें है, इन दोनों ऑप्शन को आप उड़ा दीजिए, होगा ही नहीं। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक में दूसरा तीसरा चौथा है, एक में दूसरा और तीसरा है, तो चौथा होगा नहीं, डर चिंता पैदा करेगा, तो फिर ये भी आपका हट जाएगा। बचा क्या? सिर्फ 3 बचा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से भी आप आंसर को छाटने का प्रयास किया करिए। आइए हम सब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रति स्मरण को? ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें समालोचनात्मक चिंतन की बात करें, कौन सा प्रश्न जो है समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाएगा, तो हम पहले प्रश्न को ही देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है
आखिरी जनगणना किस वर्ष हुई थी? क्या यह बच्चे के समालोचना व चिंतन को बढ़ावा देगा? या फिर सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? थर्ड ऑप्शन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? लास्ट ऑप्शन है समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है दोस्तों? दिया जाता है। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी इसमें सही होगा, यह उसके समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। तो समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है, यह क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, यह आंसर इसलिए ऐसे सही होगा क्योंकि इस सवाल का, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जवाब देने के लिए बालक कोई रटा रटाया जवाब नहीं दे सकता। समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? समालोचनात्मक चिंतन होता है दोस्तों, जिससे अपसारी सोच, जिसमें बच्चा रटा रटाया जवाब न दे, तो फिर जिसे आखिरी जनगणना कब हुई, इसका तो फिक्स हो जाएगा जवाब। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, इसका भी फिक्स आंसर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, यह सब दोस्तों अभिसारी सोच के उदाहरण हैं, लेकिन यह अपसारी सोच का है दोस्तों। अब इसमें बालक जितने भी, अगर आप यह क्वेश्चन बालक को दे देंगे, जितने भी बालक रहेंगे सभी बालक जो है अलग अलग जवाब लिखेंगे, सब अपना दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उनके अंदर जो विचार आएगा वही लिखेंगे। क्या आप अगर ऐसा दे दें महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, क्या सभी बच्चे एक जैसे उत्तर नहीं देंगे? सभी बच्चे एक ही जैसा उत्तर लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। तो दोस्तों इसलिए यह सब गलत होंगे और राइट आंसर हो जाएगा यह अपसारी सोच। इसको हम अपसारी सोच कहते हैं, इसे हम अभिसारी सोच कहते हैं। अभिसारी सोच का उदाहरण आप बहुविकल्पी प्रश्न देख लीजिए। अभिसारी सोच के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, आपके पास 4 विकल्प होते हैं, 4 में से एक सही ही होगा, तो वह आपका बहुविकल्पी होगा। लेकिन अगर आपको इससे लिखने को दे दिया जाए या ऐसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली की विशेषता बताइए, अब दिल्ली की विशेषता हर बालक अलग अलग अपने दिमाग से सोच के बताएगा। लेकिन अगर ऐसा हम पूछ लें कि भारत की राजधानी का नाम बताइए, तो क्या सब बालक एक ही जैसा अब जवाब देंगे? तो इसलिए यह आपका समालोचनात्मक चिंतन होता है, जो अपसारी सोच वाला होता है, जो इसमें बालक तर्क करके जवाब देता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप क्वेश्चन को रटिए नहीं, क्वेश्चन की उसके लैंग्वेज के समझने का प्रयास करिए, पूछ क्या रहा है, हर क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्योंकि दोस्तों सीटेट में रटने से कुछ नहीं होता, इसमें आपको सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। इसलिए रटने के बजाय क्वेश्चन की लैंग्वेज के समझने का प्रयास किया करिए आप। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को, दोस्तों कैसा विद्यार्थी, वंचित समूह से विद्यार्थी जो आ रहा है, आप उसके समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो पॉजिटिव दिख रहा है भाई, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति को हमको शामिल करना चाहिए, ये तो सही है। लेकिन हम और भी ऑप्शन देखते हैं, हो सकता है कोई ऑप्शन इससे ज़्यादा सही हो, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित। अब यहाँ पे हतोत्साहित की बात करें तो ऑप्शन आपका हतोत्साहित निगेटिव पॉइंट है, गलत हो जाएगा। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु पढ़ाई नहीं। तो क्या यह पढ़ाई नहीं करना चाहिए, अभी आपका निगेटिव पॉइंट हो गया। अगला है प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना। क्या आप उन्हें माता पिता को कहेंगे कि बालक को घर पर ट्यूशन पढ़ाइए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है सहयोग है, सेकंड ऑप्शन है पृथक्करण है, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों नकारात्मक भेदभाव है, या फिर लास्ट ऑप्शन है नामीकरण है। इसमें करें समावेशी शिक्षा की बात करें, प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? देखिए पृथक्करण अलगाव आप नहीं करेंगे, नकारात्मक दोस्तों भेदभाव करेंगे, या भी आपका नामीकरण, ये तीनों ऑप्शन आपके निगेटिव पॉइंट हो जा रहे हैं। सहयोग करना, सहयोग के द्वारा बालक बहुत अच्छे से सीख जाता है। समावेशी शिक्षा में जो सबसे प्रमुख बात होती है वो सहयोग करना ही होता है, कि बालक एक दूसरे के सहयोग के द्वारा ही सीखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जैसे कोई बालक के जो है शरीर से सही नहीं है, जो भी शारीरिक रूप से बाधित है, तो आप उसे सहयोग के माध्यम से एक दूसरा बालक सहयोग कर देगा तो वह आगे बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों सहयोग, मतलब समावेशी शिक्षा में सहयोग एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट
पॉइंट होता है यह हर समय ही राइट होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? एक शिक्षक होने के नाते जो वंचित समूह से विद्यार्थी हैं उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। अगला ऑप्शन जो है, अब जो इसमें पहला ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है, एक ऐसी शिक्षक कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए, ये सही बात है, और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए, चाहे वो जिस भी संस्कृति से आए हों, चाहे जहाँ से आए हों। लेकिन हम सभी ऑप्शन को देखते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन है बच्चों के शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बनाया जाए। दोस्तों क्या उनके शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके उसे अलग कर देंगे? जो बच्चे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है उसे अलग कर दीजिए, जो कम पढ़ने में तेज़ है अलग कर दीजिए, इस प्रकार से आप नहीं कर सकते, यह गलत हो जाएगा। बच्चों को उनकी जात के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जाए। क्या उनको जात के आधार पर बांट देंगे, कौन किस जात से आया है? तो ये हर समय नेगेटिव पॉइंट रहेगा कि बालक को कभी भी जात के आधार पर आपको नहीं बांटना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। जो लास्ट है उन्हें पाठ्यपुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। दोस्तों यह भी आपके लिए यह गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा कि एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक बच्चे की बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है। कैसा है दोस्तों? वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन कहने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसका लक्षण होने की संभावना है? दोस्तों ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, सबसे पहले आप यह जान लीजिए, यह एक प्रकार से सब क्या है, विकार है, कोई बीमारी नहीं। आप इसे बीमारी ना समझिए कि एक प्रकार से बीमारी है, विकार होते हैं। तो ऑप्शन जो दिया गया है डिस्ग्राफिया है। आप इसको इंग्लिश में ही याद करिएगा, ज़्यादा बेटर रहता है। कभी कभी आपको ऐसा भी मिल जाएगा पठन वैकल्य, लेखन वैकल्य, तो फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों इस चीज़ का याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। हिंदी में अभी हम आपको यहाँ पे डिस्ग्राफिया हिंदी, आप भी इंग्लिश, इसका इंग्लिश ही लिखा गया है यहाँ पे, कहीं पठन वैकल्य मिली है फिर आप कंफ्यूज हो पठन वैकल्य का मतलब क्या होता है, इसलिए हिंदी इंग्लिश इस चीज़ का आप दोनों का याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है उसे डिस्ग्राफिया कहेंगे, सेकंड ऑप्शन है डिसकैल्कुलिया कहेंगे, या फिर डिसलेक्सिया कहेंगे, या फिर स्वालीनता कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम कहेंगे डिसलेक्सिया कहेंगे। उसकी समस्या क्या है? वह डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे रचनात्मकता क्या है? दोस्तों रचनात्मकता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, सेकंड ऑप्शन है लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, थर्ड ऑप्शन है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, या फिर लास्ट ऑप्शन है दूसरे की नकल ज्यों का त्यों करने की क्षमता। तो इसमें रचनात्मकता की बात करें तो रचनात्मकता क्या है? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। हमने आपको अभी ऊपर बताया, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। रचनात्मकता में दोस्तों जो ऑप्शन आपका अपसारी होता है वह हर समय ज़्यादा 80% चांस रहता है कि 90% वही ऑप्शन सही होगा। अपसारी मतलब होता है, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, जिसे हम अभी पूछ लें यूपी की राजधानी क्या है? आप जितने भी बच्चे रहेंगे सभी बताएंगे यूपी की राजधानी लखनऊ है। हर मतलब 100% बच्चों का एक ही जवाब रहेगा, लखनऊ लखनऊ लखनऊ। लेकिन अगर हम ऐसा पूछ लें कि लखनऊ की विशेषता आप बताइए, क्या तब भी सभी बच्चों का जवाब एक जैसा रहेगा? तब नहीं रहेगा दोस्तों। यह जो जवाब हो गया यह हो जाएगा आपका अपसारी, और जब हम यह पूछ लें कि यूपी की राजधानी क्या है, यह जवाब हो जाएगा आपका अभिसारी। दोनों में अंतर यही है, अपसारी जो होता है दोस्तों वह रचनात्मकता के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें बालक खुद का दिमाग लगाता है, अपने सोचने अपना तर्क करके उसमें जवाब देता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों
उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसमें सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो फर्स्ट ही सही होगा इसमें, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, ऑप्शन से एज करेक्ट आंसर है दोस्तों। जैसे कि रचनात्मकता के बारे में आपको हम बहुत बता चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन निष्क्रिय अर्जन तो यह गलत हो जाएगा, निगेटिव पॉइंट है। अस्थाई बात करें तो क्या सिर्फ बालक अस्थाई परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं, अस्थाई होता है तो सही होता। और लास्ट है उत्तेजना और बीच अनुबंध करना, तो यह भी गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आंतरिक अफ्रीडा का उदाहरण है दोस्तों, क्या है आंतरिक अफ्रीडा का उदाहरण आपको बताना है। सबसे पहले हम सब आंतरिक एक होता है बाह्य अफ्रीडा, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, तो आप जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे तुरंत समझ जाएंगे, ऑप्शन जो दिया गया तुरंत पढ़े समझ जाएंगे क्या ऑप्शन सही हो सकता है। आंतरिक अफ्रीडा होता है और बाह्य अफ्रीडा होता है। आंतरिक अफ्रीडा वह होता है दोस्तों जिससे किसी बालक का एग्जाम लगा रहे, मान लीजिए भी आपका एग्जाम लगा है, सीटेट का एग्जाम होने वाला है, यह अभी आप पढ़ रहे हैं, यह क्या है दोस्तों, यह आंतरिक अफ्रीडा है। क्या आपको पढ़ने के लिए कोई घर वाले फोर्स किए नहीं पढ़ो बेटा, तो ऐसा नहीं है, यह आंतरिक अफ्रीडा होता है जब बालक खुद से वह चीज़ करें। और बाह्य अफ्रीडा होता है जैसे बालक, कोई छोटा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उसके पापा बोले बेटा स्कूल जाओ, हम 5 रुपये आपको देते हैं, तो वह स्कूल गया, यह दोस्तों बाह्य अफ्रीडा हो गया। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम, पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना दोस्तों, आंतरिक की बात करें, क्या है वो पुरस्कार पाने के लिए पढ़ेगा, तो नहीं दोस्तों, इसमें आंतरिक की बात करें, बाह्य होता तो सही हो जाता। सेकंड है अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, यह ऑप्शन आपका सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन और देखते हैं। सराहना पाने के लिए काम पूरा करना, क्या आप सराहना पाने के लिए करेंगे तो ये बाह्य अफ्रीडा हो जाएगा। थर्ड है साइकिल पाने के लिए प्रथम आना, तो ये अभी आपका गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, यह दोस्तों आंतरिक अफ्रीडा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह स्टेटमेंट से संबंधित है। कथन ए है दोस्तों, करें प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है दोस्तों। यह कथन हो गया। रीजन जो दिया गया है, रीजन आर, भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित हैं। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, करें ए और आर, एक मिनट दोस्तों, करें ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें करेक्ट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं और आर जो है वह एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं महारत उन्मुख विद्यार्थी दोस्तों, महारत उन्मुख विद्यार्थी कुछ कथन दिए गए हैं, कह सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। सेकंड कथन है मानते हैं कि क्षमता स्थिर व अस्थायी है। थर्ड कथन है बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं दोस्तों। महारत उन्मुख विद्यार्थी की बात करें जिसमें 4 कथन है, इसमें 4 कथन है अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता या मदद लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप वह विकल्प को देख लीजिए जो विकल्प नहीं हो सकते हैं, जो विकल्प आपके गलत होंगे। जैसे करें मानते हैं क्षमता, जो क्या महारत जिस बालक में महारत उन्मुखता होगी, क्या वह मानेंगे कि हाँ मानते हैं क्षमता स्थिर व अस्थायी होती है, मतलब जो दूसरा ऑप्शन है वो 100% गलत होगा दोस्तों। अब हम पहले विकल्प में देख लेते हैं, जो जिस ऑप्शन में दूसरा होगा वो काट देते हैं। जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसमें दूसरा ऑप्शन है तो यह होगा नहीं। इसमें चौथा, जो पहला ऑप्शन था वह सही था, लेकिन इसमें तीसरा ऑप्शन जो दिया है गलत है। बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते, क्या जो महारत हासिल होता है जिसमें वह कोई लक्ष्य तय नहीं करते, तो नहीं दोस्तों, वह लक्ष्य तय करते हैं। इसलिए ऑप्शन इसमें सी सही होगा, पहला और चौथा सही है, बाकी इसमें तीसरा और चौथा गलत है। तो इस प्रकार से आप आंसर को छाट लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है क्या आप उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए या फिर उन्हें सजा देना चाहिए या फिर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्या इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन आपको करना चाहिए। कोई बालक प्रश्न पूछ रहा है, आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे। देखिए क्वेश्चन सही है गलत है या नहीं मैटर करता, अगर बालक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उसको पूछने की आज़ादी देनी चाहिए, तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा, बाकी ये सही भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। इस प्रकार का कोई भी विकल्प रहे तो आप उसे नकार दीजिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करें विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक, फर्स्ट ऑप्शन है
उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखता। सेकंड ऑप्शन है उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखता है। या फिर थर्ड ऑप्शन है उन्हें जो है दोस्तों किसी तरह के स्वायत्तता प्रदान नहीं करता। या फिर लास्ट ऑप्शन है खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तब विद्यार्थी सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है दोस्तों खोजबीन तरीके से सीखना। अन्वेषण का मतलब यही होता है। तो इसमें जब बालक खोजी बनेगा तब वह सबसे ज़्यादा सीखता है। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण किसका है दोस्तों? अब इसमें हर चीज़ पॉजिटिव है। खेल के जरिए आप सिखाइए, नए अन्वेषण के जरिए सिखाइए। तो हम कुछ कथन दिए गए हैं। एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चे को करके सीखने का अवसर है, उनकी सक्रिय भागीदारी है। यह ऑप्शन आपका सही कथन है दोस्तों। यह दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा का ही उदाहरण है। सेकंड कथन है परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम, जिसमें दोस्तों करें कि शिक्षण अधिगम, एक मिनट, हाँ, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है दोस्तों। अब हम पहले ऑप्शन नहीं देख लेते हैं जो कथन दिए गए। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान को अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देता है। तो और ऑप्शन देखते हैं जो कथन है। जो फोर्थ कथन है, कह रहे हैं एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है। तो क्या नहीं पूछा है? यह होगा नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है पहला दूसरा सही है। सेकंड ऑप्शन है पहला एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो थर्ड ऑप्शन है तीसरा चौथा सही है। या फिर लास्ट ऑप्शन है दूसरा और चौथा सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट दोस्तों, इसमें पहला दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह स्टेटमेंट से संबंधित है। कथन इसमें ए है शिक्षार्थियों को विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरीके से चर्चा नहीं करना चाहिए। क्या इस प्रकार से कहना चाहिए? नहीं दोस्तों, यह आपका निगेटिव पॉइंट हो गया। उनकी जो संस्कृति है, जो उनकी सभ्यता है, उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका एक कथन ये तो सही नहीं होगा, लेकिन तर्क जो दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन आपका जिसमें दोनों ऑप्शन गलत दिए होंगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ए और आर दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करें छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, फर्स्ट ऑप्शन है अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों कैसी बात करें? संप्रत्यात्मक समझ की बात करें विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? अगले ऑप्शन पर चलते हैं हम। थर्ड ऑप्शन है संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए, उसके करके सीखने को सुसाध किया जा सके। या फिर लास्ट ऑप्शन है मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और बच्चे को प्रश्न पूछने पे हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए और उससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। ऑप्शन यही आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? दोस्तों ठोस से अमूर्त, सेकंड है अपसारित से परिचित, अपरिचित से परिचित, सेकंड थर्ड है दोस्तों उच्च क्रम से निचले क्रम, या फिर लास्ट है दोस्तों जटिल से सरल की तरफ। इसमें जो बात कर रहे हैं विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से दोस्तों बच्चों को सीखने की अवधारणा में किस प्रकार से मदद मिलती है? तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उनको जो मदद मिलती है वह मदद मिलती है ठोस से अमूर्त की तरफ मिलती है। हम भौतिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं जब वह ठोस से अमूर्त की तरफ उनको मदद मिलती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब इसका कहने का तात्पर्य जैसे कोई बालक पहले कोई चीज़ देखा, पहले उसके बारे में पहले वह चीज़ देखा, तो यह हो गया दोस्तों चीज़ देखने में उसके बाद तर्क करेगा, हाँ ये चीज़ क्या है कैसा है। तो यही आपका कहलाता है ठोस से अमूर्त की तरफ। कोई वस्तु को देखना फिर उसके बारे में चिंतन करना, मनन करना। ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके CDP से संबंधित थे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने आपके CTET एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा।
आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।